हेलो मैम। हेलो सर। जैसे कि आपको पता है मैम, अभी बच्चों का एग्जाम आने वाला है 16 अप्रैल को। तो बच्चों को जीएटी में किस तरह से स्कोर करें, थोड़ी दिक्कत परेशानी आ रही है। तो किस तरह से बच्चे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं? हिस्ट्री में क्या पढ़ें, क्या छोड़ सकते हैं, ज्योग्राफी में क्या पढ़ें, करंट अफेयर किस तरह से कंप्लीट करें? तो आप मैम भी ये थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे जिससे बच्चों को हेल्प हो जाए। हम लोग हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री में जीएटी में एनडीए जो है उसमें मॉडर्न इंडिया पे फोकस ज़्यादा रहता है। यूपीएससी का उसमें भी गांधी एरा जो है वहाँ पे फोकस रहता है। बाकी पॉलिटी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेएम्बल से क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी और स्टेट लेजिस्लेचर से ज़्यादा होती है। ज्योग्राफी का अगर हम देखें तो वेटेज दोनों में से किसी का भी हो सकता है। फिजिकल ज्योग्राफी जो है इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग बोलते हैं। उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर होगी तो आंसर वो फैक्चुअल टाइप के ही आते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी जो है वो वास्ट है, मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो मैप के थ्रू ही ज्योग्राफी को पढ़ना अच्छा होगा। जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है तो करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स पे और जो अवार्ड्स हमारी सरकार देती है वहाँ पे फोकस करना है। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनकी थीम्स क्या है, इसके ऊपर फोकस करना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि जो पिछली बार का पेपर था उसके अगर मैं आपसे कहूँगी डिफिकल्ट, मॉडरेट या इजी, क्या लेवल रहा था? वो मॉडरेट में बोलूँगी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट में उस लेवल को बोलूँगी, क्योंकि एनडीए का बच्चा जो है वो इंटरमीडिएट लेवल तक के एग्जाम के लिए की प्रिपरेशन कर रहा है। तो उस हिसाब से वो लेवल मॉडरेट टू हाई लेवल में उसको बोल के चलूँगी। उसमें जिसमें हिस्ट्री से क्वेश्चंस अगर हम देखें तो आपके ऐसे फैक्चुअल नहीं यहाँ पे आते हैं। कोई ना कोई इवेंट जो एसोसिएटेड है उससे आपके पूछा जा सकता है। ज़्यादा फोकस जो है वहाँ पे गांधी मूवमेंट्स के ऊपर होता है। जैसे गांधी के जितने मूवमेंट्स रहे उनका ऑर्डर पूछ लिया जाता है, या फिर नेशनल मूवमेंट्स जो रहे उनका ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो इस पर फोकस करना आई थिंक ज़्यादा बेटर है। जब मैम एक क्वेश्चन हो रहा है कि बच्चे इस टाइम पे थोड़ा पैनिक कर जाते हैं, एग्जाम की डेट जैसे पास आ रही है, तो किस तरह से अपने आपको मोटिवेट रखें, पॉजिटिव रखें कि एग्जाम में थोड़ा भी परेशानी ना हो? क्योंकि इस टाइम पे ज्यादा बच्चे पैनिक हो जाते हैं जिसके कारण उस तरह का जो रिजल्ट उनके अंदर कैलिपर है वो उस तरह का रिजल्ट नहीं दे पाते। जहाँ तक पैनिक होने की बात है, पैनिक वो बच्चा होता है जिसकी प्रिपरेशन ना हुई है। थोड़ा रिवीजन का, जब बच्चे ने पढ़ लिया उसके बाद रिवीजन करने में सबसे ज्यादा आई थिंक वो डिफिकल्ट पार्ट होता है। तो जिसने साथ साथ में रिवीजन किया हुआ है उस बच्चे को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसने पढ़ा हुआ है, एक या दो तीन बार रिवीजन किया हुआ है, उसको याद नहीं भी है, तो ऑप्शंस देख के ही कैन एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर और चूज द राइट आंसर। मुझे लगता है। मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि क्या बच्चे को मॉक टेस्ट में कितना टाइम देना चाहिए, क्वेश्चन वगैरह कितने ज्यादा लगाने चाहिए, क्या क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन करने चाहिए, यानी कि थ्योरी पढ़ने के बाद जैसे थ्योरी पढ़ लिया बच्चों ने तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पे करें, या थोड़ा और कॉन्सेप्ट को अपने पढ़ सकते हैं, या क्वेश्चन पे टाइम लगा जाता है? मुझे लगता है कि मॉक करना इज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, मॉक नहीं कर रहे हो तो आपको अंदाज नहीं आएगा कि आपका लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है। आपने पढ़ लिया, 2-3 बार रिविजन भी कर लिया, लेकिन मॉक एक भी नहीं लगाया तो आपको एग्जाम का अंदाज नहीं आएगा, क्योंकि नेचर ऑफ एनी एग्जाम डिफर्स। तो ये डिफर करेगा, वो आपकी प्रिपरेशन जो बेस्ड है वो है आपके मॉक के ऊपर। जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आए हुए हैं उनका पहले सॉल्यूशन अगर वो हो जा रहा है, अगर वो क्वेश्चंस हो रहे हैं, या जो बच्चे मॉक लगाते हैं उनसे अगर क्वेश्चंस हो रहे हैं तो उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है। अगर आउट ऑफ 10 दे आर एबल टू डू 8 क्वेश्चंस, तो इसका मतलब ये है कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अगर 10 ऑफ 10 अगर करते हैं तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैम थैंक यू सो मच आपके लिए। थैंक यू सर।